हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट के जो लेक्चर्स थे हमने उसमें इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल जो था उसे पढ़ा था, उसका एक ही पॉइंट किया था। तो आज आगे जो है हम उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक जो है, एक बार मैं आपको दोबारा उसका रिवीजन दे देती हूँ वो हमने क्या पढ़ा था। उसके आगे हमारा मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है वो हमने लास्ट के जो लेक्चर्स में पढ़ा था वो था हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल। इंडो ग्रीक रूल का इम्पैक्ट क्या रहा, अब हम इसे पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो हमने लास्ट के जो लेक्चर था उसमें देखा था कि जो इंडो ग्रीक्स थे ये पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इशू किए थे, कॉइन्स को इशू किया था। इंडो ग्रीक्स जो थे इंडो ग्रीक्स जो थे ये पहले ऐसे रूलर थे, फर्स्ट रूलर थे ऐसे जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था, जिन्होंने कॉइन्स का यहाँ पर यूज़ किया। कॉइन्स के साथ ये अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रहे थे। कॉइन्स से इनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी थी। ये हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये कॉइन्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे फॉर ट्रेड एंड अदर थिंग्स। और भी जो चीज़ें हुआ करती थी उसके लिए ये कॉइन्स को यहाँ पर इशू करते थे। और ये जो कॉइन्स हुआ करते थे ये कौन से मटेरियल से बनते थे? ये बनते थे गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से एंड निकल से। ये मटेरियल हैं जिनसे कॉइन्स को बनाया जाता था। और इनसे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स भी इतने प्रोमिनेंट थे कि ये राज्य इतना अच्छा था कि यहाँ पर हमें कॉइन्स की जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो ग्रीक्स थे, यहाँ पर इनका जो राज्य था, ग्रीक्स का जो राज्य था वो हिंदू कुश के एरिया तक था। हमने जब पढ़ा तब हमने ये पढ़ा कि ये ग्रीक्स जो थे ये हिंदू कुश का जो एरिया था वहाँ तक ये अपना राज्य को इस्टेब्लिश कर चुके थे, अपने आप को एक्सटेंड कर चुके थे। तो अगर हम देखें तो इंडो ग्रीक्स ने जो हिंदू कुश का जो नॉर्थ वाला साइड था, नॉर्थ साइड तक इन्होंने जो कॉइन्स यूज़ किए वो अलग थे, और जो साउथ में यूज़ किए थे वो अलग थे। तो अब हम देखेंगे जो इंडो ग्रीक्स ने कॉइन्स को सर्कुलेट किया, कॉइन्स का यूज़ किया हिंदू कुश के नॉर्थ एरिया में। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर इंडो ग्रीक्स कॉइन्स circulated in north region of hindu kush, north of hindu kush। हिंदू कुश के जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वहाँ पर जो कॉइन्स थे वो किस तरह के सर्कुलेट हो रहे थे। यहाँ पर जो कॉइन्स थे ये गोल्ड के बने हुए थे। यहाँ पर जो कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे थे ये बने हुए थे मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, इन सब के बने हुए थे। और ये जो फॉलो करते थे ये एटिक वेट जो था इसको फॉलो करते थे। ये एक स्टैंडर्ड वेट है जिससे जो है हम चीज़ों को ये मेजर करते थे, ये वो फॉलो करते थे। और यहाँ पर जो कॉइन्स थे, कॉइन्स का जो ऑब्वर्स साइड हुआ करता था, देखो कॉइन के दो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है जहाँ पर आज का जो हमारा कॉइन है एक के ऊपर हेड्स बना हुआ होता है और एक के ऊपर टेल्स होता है। यानी कि एक जो होता है वो फेस हमारा होता है, एक होता है जो रिवर्स साइड होता है। रिवर्स साइड मतलब बैक साइड जो होता है, ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट। और ये जो हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा इसके बैक साइड, इसका बैक हो जाएगा। कॉइन के दो हमारे पास फेसेस होते हैं। कॉइन को जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जब आप सी सेट देखोगे तो फिर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगा जिसमें आप जब
कॉइन को जब हम उछालते हैं तो फिर हम देखते हैं ना कि हेड जाएगा या टेल जाएगा, दो चीज़ें आने की संभावना होती है तब। और यहाँ पर भी कॉइन्स जो हुआ करते थे उनके दो ही हिस्से होते थे, एक होता था ऑब्वर्स जिसको बोला जाता है वो फ्रंट साइड पे है, और एक होता है रिवर्स जिसे बोला जाता है कि वो उसके बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉइन्स थे उनके ऑब्वर्स साइड के ऊपर लिख जो था ऑब्वर्स सॉरी ऑब्वर्स ना कि ऑब्जर्व था। तो ऑब्वर्स साइड जो था इसके ऊपर जो थे वो रॉयल पोर्ट्रेट्स बने हुए होते थे, रॉयल पोर्ट्रेट्स थे इसके ऊपर बने हुए, रॉयल पोर्ट्रेट्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स इसके ऊपर बने हुए होते थे। और यहाँ पर हमें इमेजेस देखने को मिले थे ग्रीक जो डीटीज हुआ करते थे, सॉरी जो ग्रीक जो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर जो भगवान हुआ करते थे ग्रीक गॉड्स जो थे उनके यहाँ पर जो हमें इमेजेस थे वो यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर इमेजेस हमें दिखाई दी, इमेजेस ऑफ ग्रीक डीटीज, ग्रीक जो भगवान थे जो गॉड्स थे उनकी इमेजेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी, रॉयल पोर्ट्रेट्स यहाँ पर ऑब्वर्स साइड के ऊपर बने हुए थे। और अगर हम बात करें रिवर्स साइड की, रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेम्स और टाइटल्स थे किंग के, जो राजा था राजा का नाम क्या है और राजा ने कौन से टाइटल को यहाँ पर जैसे टाइटल्स हम आगे पढ़ेंगे जैसे महाराजा अधिराजा, इस तरह के जो टाइटल्स हमारे हमारे जो इंडियन किंग्स भी आएंगे उन्होंने भी ये चीज़ें जो थी वो यहाँ पर टाइटल्स को अपनाया था। तो यहाँ पर भी जो ग्रीक किंग हुआ करते थे, इंडो ग्रीक जो राजा थे वो भी अपने नाम के साथ जो इस तरह के टाइटल्स हुआ करते थे वो टाइटल्स को यहाँ पर यूज़ करते थे, और वो टाइटल्स जो हुआ करते थे उनके नाम रिवर्स साइड ऑफ कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलते थे। उनके नाम के साथ साथ उनके टाइटल्स भी यहाँ पर थे, राजा जो टाइटल लेता था वो भी कॉइन्स के पीछे लिखा जाता था कि ये इसने टाइटल लिया था। तो ये यहाँ पर हमारे जो कॉइन्स हमने नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश एरिया में देखे ये उनके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स circulated in south of हिंदू कुश, हिंदू कुश जो एरिया था इसके साउथ में कौन से कॉइन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। यहाँ पर जो कॉइन्स थे ये बने हुए थे सिल्वर एंड कॉपर के, यहाँ पर जो कॉइन्स थे दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, यहाँ पर हमें सिल्वर और कॉपर के बने हुए कॉइन्स ही दिखाई दिए। और यहाँ पर ये मोस्टली अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर ये हमें स्क्वायर शेप के भी दिखाई दे रहे थे, ये हमें स्क्वायर शेप के यहाँ पर दिखाई दे रहे थे कि कुछ कॉइन्स यहाँ पर स्क्वायर शेप के भी थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो दे हैड अ बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक, यहाँ पर बायलिंगुअल जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें बाय लैंग्वेज जो था उसे यहाँ पर लिखा गया था, इंस्क्रिप्शन जो थी वो बायलिंगुअल थी, यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्रीक में इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी वो बायलिंगुअल थी, इनके ऊपर बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर लिखी हुई थी इन ग्रीक एंड खरोष्टी, ये जो स्क्रिप्ट थी इनके इनमें दोनों लैंग्वेज स्क्रिप्ट के बीच में यहाँ पर लिखा गया हुआ होता था, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस जो थी वो ग्रीक और खरोष्टी दोनों इन्हीं बायलैंग्वेज जो ये स्क्रिप्ट थी इसके साथ ही इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था। ये स्क्रिप्ट का यूज़ करके इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था, ग्रीक एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी इनका यूज़ करते थे ये इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, ये खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी इसे यूज़ करते थे।
और कभी कभी रेयरली इन्होंने ब्रह्मी को भी यूज़ किया, ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट थी उसको भी इन्होंने रेयरली यूज़ किया। और ये फॉलो करते थे इंडियन वेट स्टैंडर्ड को। इंडियन वेट स्टैंडर्ड को ये फॉलो करते थे मेजरमेंट के लिए, या जो भी चीज़ का ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे वेट्स के लिए, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड वेट्स जो था उसका यहाँ पर ये यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कॉइन्स थे, यहाँ पर जो कॉइन था, कॉइन के ऑब्वर्स साइड के ऊपर अगर हम देखें, ऑब्वर्स साइड के ऊपर रॉयल पोर्ट्रेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर रॉयल पोर्ट्रेट्स बने हुए थे, रॉयल पोर्ट्रेट्स यहाँ पर बने हुए थे इसके ऊपर ऑब्वर्स साइड के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें इसके रिवर्स साइड के ऊपर, कॉइन्स के रिवर्स साइड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रिलीजियस सिंबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर रिलीजियस सिंबल्स दिखाई देंगे, रिलीजियस सिंबल्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। अलग अलग रिलीजियलिस्टिक जो सिंबल्स होते हैं उनका यहाँ पर यूज़ दिखाई दे रहा था, जो कि यहाँ पर इंडियंस जो सिंबल्स यहाँ पर थे ये ज़्यादातर इंडियन थे ग्रीक्स के कंपैरेटिव। ये ग्रीक सिंबल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे थे, यहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ करते थे, तो ये इंडियन सिंबल्स का ही यूज़ कर रहे थे रैदर देन ग्रीक्स इन इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर ग्रीक्स को छोड़ के इन्होंने इंडियन जो सिंबल्स थे, इंस्क्रिप्शंस थी, इनका इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। तो हमें यहाँ पर हमने देखा कि कॉइन्स के ऑब्वर्स और रिवर्स साइड्स के ऊपर भी यहाँ पर हमें डिफरेंसेस दिखाई दिए, और यहाँ के कॉइन्स के जो मटेरियल यूज़ हो रहा था तो उसमें भी हमें यहाँ पर जो थे या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे। तो ये हमारा था पहला इम्पैक्ट जो हमने पढ़ा। सेकेंड इम्पैक्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें, सेकेंड इम्पैक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकेंड इम्पैक्ट में हमें देखा कि दे इंट्रोड्यूस द न्यू फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीक जो आर्ट एंड लिटरेचर था इसको यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया। आर्ट एंड जो हमारा आर्किटेक्चर था, हमने जैसे कि बात की थी लास्ट के लेक्चर्स में कि यहाँ पर ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर भी हमें ग्रीक्स का जो है कुछ फीचर्स हमें इस तरह के दिखाई देंगे जो ग्रीक्स के साथ जो होंगे मिलते जुलते होंगे, और उनका इम्पैक्ट जो होगा हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हमारे आर्ट के ऊपर, हमारे लिटरेचर के ऊपर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन, हमें कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे थे। हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर के कुछ फीचर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें गंधारा आर्ट, आगे हमारे लेक्चर्स में हम गंधारा आर्ट को पढ़ेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर में भी हम इसे डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर हमें गंधारा आर्ट में देखने को मिलता है, जिसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो इंडो ग्रीक स्टाइल में बने हुए हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ जो यहाँ पर हमारे कुछ छोटे छोटे जो मोटिव्स बने हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा भी कभी छोटे छोटे से जो क्रिएचर्स, मिनिएचर क्रिएचर्स जो बनकर आएंगे, उनमें हमें ये चीज़ें इंडो ग्रीक स्टाइल्स का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें गंधारा आर्ट देखने को मिला है। ये हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है इंडिया का, वहाँ पर। ये प्योरली ग्रीक नहीं होता, लेकिन ये इंडिया और सेंट्रल एशिया के इंटरमिंगलिंग से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये इंडो ग्रीक स्टाइल है। ये इंडो ग्रीक स्टाइल में हम कह सकते हैं कि ये इंडो ग्रीक स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमिंगलिंग से ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास बनती हैं। ये इंटरमिंगल जब हम होते हैं, हम किसी के जो आर्ट एंड कल्चर को जब हम अप्रिशिएट करते हैं और हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें ये अपना लेनी चाहिए, यहाँ पर अपना लेनी चाहिए, तो ये इंटरमिंगलिंग से ही ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल इसका और देखें तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास
यहाँ पर बेस नागर पिल्लर जो था, बेस नागर पिल्लर इंस्क्रिप्शन, बेस नागर पिल्लर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने जो ये बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन यहाँ पर बनाई थी, तो उससे भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये एक इंडो ग्रीक स्टाइल में बना हुआ था। और अगर हम यहाँ पर थर्ड देखें तो हमें यहाँ पर जो हेलेनिस्टिक ग्रीक्स थे, जो ग्रीक्स थे, इनका हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्यूमेंटल जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेंगी, जो मॉन्यूमेंट्स ये बनाएंगे, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स यहाँ पर जब देखने को मिलेंगी, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, और इनके साथ जो स्मॉल, जो फाइनली क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स जब बनेंगे, तब इनमें भी हमें जो होंगी वो हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। हेलेनिस्टिक फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो इंडो ग्रीक्स होंगे, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप। मिलिट्री गवर्नशिप को यहाँ पर इन्होंने एक ये चीज़ को एक इंट्रोड्यूस किया। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड practice of military गवर्नशिप। मिलिट्री गवर्नशिप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये चीज़ें जो थी, यहाँ पर हमें इम्पैक्ट जो था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला जो इंडो ग्रीक रूल से हमें देखने को मिला था। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट। और यहाँ पर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट जो होगा हमारा पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हम हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शाकास को, जिन्हें बोला जाता है साइथियन, जिन्हें बोला जाता है साइथियंस। तो ये हैं हमारे साइथियंस के बारे में, जब हम साइथियंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द शाकास या साइथियंस। शाकास या साइथियंस। तो यहाँ पर जो शाकास हैं, ये एक इंडियन टर्म है। शाका जो है, शाका, ये एक इंडियन टर्म है। इंडियन टर्म है ये, जो यूज की जाती थी फॉर द पीपल कॉल्ड द साइथियंस। यूज्ड फॉर पीपल जिन्हें साइथियन बोला जाता है, जिन्हें साइथियन बोला जाता है, इनके लिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता था। और अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओरिजिनली दे बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। इनके जो ओरिजिनल, जो जहाँ से ये आए थे, ओरिजिनली ये सेंट्रल एशिया से ये बिलोंग करते हैं। और अगर हम देखें, जो पतंजलि थे, पतंजलि ने अपने टेक्स्ट महाभाष्य में, पतंजलि जो थे, इन्होंने अपने टेक्स्ट महाभाष्य में शाकास के बारे में रेफरेंस ज़रूर दिया है। महाभाष्य में शाकास के बारे में बताया ज़रूर है कि शाकास को ये कहते थे कि दीज आर नोन एज अनिर्वसिस्ता, अनिर्वसिस्ता शूद्र, अनिर्वसिस्ता शूद्र। मतलब कि अनिर्वसिस्ता का मतलब है कि ये प्योर शूद्र थे, प्योर शूद्र थे।
ये प्योर शूद्र थे, ये मानते थे। इन्होंने इस चीज़ का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। ये अनिर्वसिस्ता इनको मानते थे कि ये प्योर शूद्र हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शाकास थे ग्रीक्स के बाद, यहाँ पर हमारे पास जो थे वो शाकास ने यहाँ पर आए थे। ग्रीक्स के बाद, आफ्टर ग्रीक्स के बाद जो थे वो यहाँ पर भारत में, हमारे इंडिया में जो थे वो शाकास आए थे। शाकास आए थे हमारे इंडिया में। ग्रीक्स के बाद शाकास आए और इन्होंने यहाँ पर ग्रीक्स के अगर कंपैरेटिव बात करें तो ग्रीक्स के कंपैरेटिवली इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र तक अपना शासन किया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो शाकास थे, दे कंट्रोल्ड a much larger area as compared to the Greeks. Controlled much larger area as compared to Greeks. ग्रीक्स के कंपैरेटिवली इन्होंने एक बहुत ही बड़े क्षेत्र तक अपने राज्य को, अपने शासन को यहाँ पर जो था वो इस्टेब्लिश किया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें इन द लेट सेकेंड सेंचुरी BCE की, लेट सेकेंड सेंचुरी BCE की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, जो अब पहले हमारी क्लासेस थी, कि जब डिक्लाइन हुआ था ग्रीक किंगडम का, ग्रीक किंगडम जैसे कि सेल्यूसिड एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ था इन द नॉर्थ वेस्ट डिक्लाइन ऑफ ग्रीक किंगडम, that is the Seleucid Empire in northwest coincided with the attack on Bactria by the nomadic। तो यहाँ पर जो नोमैडिक पीपल थे, इन ये शाकास जो थे इन्हें नोमैडिक पीपल भी बोला जाता था। ये एक नोमैड्स थे, नोमैडिक पीपल थे। तो इन्होंने इनके ऊपर जो था नॉर्थ वेस्ट के एरिया में इन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो इनका जब यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था, हमारे जो ग्रीक किंगडम था इनका जब डिक्लाइन हो रहा था, तब शाकास ने यहाँ पर इन बैक्टीरियाज के ऊपर, इन ग्रीक्स के ऊपर यहाँ पर जो थे इनके ऊपर यहाँ अटैक कर दिया था। इनके ऊपर जब अटैक किया था, इनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थे हमारे पास जो राजा थे यहाँ पर, जिनका यहाँ पर अगर हम देखें तो उनका नाम है ह्युनसंग नु या ज़्योंगनु, वुसन एंड यूचिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो थे, एक यहाँ पर हमारे पास जो राजा थे यहाँ पर, ये इन्होंने जो था यहाँ पर अटैक किया, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जब फर्स्ट सेंचुरी, इन्होंने इनके अटैक करने की भी कोई वजह रही होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर माना जाता है दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट इन द फर्स्ट सेंचुरी BCE, जब फर्स्ट सेंचुरी BCE की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी BCE की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फिर कई एरियाज इस तरह के थे जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था, जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था। एक्सेसिव स्नो होने के कारण, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के वजह से, एक्सेसिव स्नो होने के कारण यहाँ पर के जो यहाँ पर ये जो हमारे किंग्स थे ह्युनसेंग या हमारे यूसेंचिस या वुसन जो थे, इन्होंने आगे जो थे इनके जो नेबरिंग्स थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था।
तो यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, इन यहाँ पर स्नो ज़्यादा होने लगी। स्नो जब होने लगी तब इन्होंने जो थे, यहाँ पर जो लोग थे, इन्होंने आगे जो नेबरिंग्स हुआ करती थी, जब जो नेबर्स थे इनके आस पड़ोस जो था, नेबर जो यहाँ पर थे, इनके ऊपर इन्होंने रेड्स डालनी शुरू कर दी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ह्यूनसिंगनू थे, जो यहाँ पर ह्यूनसिंगनू थे, इनके राज्य में यहाँ पर फेमाइन आ चुका था बर्फ की वजह से। फेमाइन आना जो था वो स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बर्फ़ की वजह से इन्होंने आगे अपने जो आस पड़ोस के जो इलाके थे वहाँ पर रेड्स डालना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से यहाँ पर स्नो की ही वजह से फेमाइन आ चुका था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इतनी बर्फ़बारी थी कि अभी क्या बर्फ़ खाना, बर्फ़ भी नहीं खा सकता ना कोई यहाँ पर। पेट भरने के लिए तो खाना तो चाहिए था, तो खाना यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कोई भी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। तब इन्होंने यहाँ पर अपने आसपास के जो जगह थी, जहाँ पर इन्हें लगता था कि ये जो चीज़ें हैं ये फेवरेबल हैं, उनकी वजह से यहाँ पर इन्होंने रेड्स डालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये रेड्स डालने के लिए यहाँ पर चले गए, और यहाँ पर जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये माइग्रेट करना इन्होंने स्टार्ट किया। दिस लेड टू देयर माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जब ये नेबर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, अपने नेबरिंग जो थे उनके ऊपर रेड्स डाल रहे थे, तब इनकी जो थी वो माइग्रेशन ये कर रहे थे, साथ में ये माइग्रेशन ये खुद भी कर रहे थे, और साथ में इनका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो यहाँ पर जो आसपास के जो और राजा थे, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया, लास्ट वाली स्लाइड में, कि जो हमारे पास राजा थे यूचिस, यूचिस जो थे, ये भी यहाँ पर जो थे वो अपनी जगह को, इनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया था। इनके जो ये जो जहाँ पर ये रह रहे थे, जहाँ पर इनका राज्य था, वहाँ पर जो थे वो स्टार्ट हो चुका था, वहाँ पर अटैक्स होने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने भी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर देखा। माइग्रेशन करना ज़्यादा इजी लगा इन्हें, तो फिर इनको अपनी जगह को छोड़कर, अपनी बेस्ट जो इनकी जो बेस्ट जगह थी, बेस्ट इनकी लैंड्स थी, जहाँ पर ये बहुत अच्छे से अपने जो इकोनॉमी थी, अपने राज्य को इस्टेब्लिश इतना अच्छे से करके रखा था, उन सब जगहों को इन्हें छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बेस्ट जो लैंड्स थी उनको यहाँ पर छोड़ दिया, और ये यहाँ से माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए यहाँ से। माइग्रेट होने की वजह से ये बहुत दूर दूर जो जगह थी, डिस्टेंट प्लेसेस थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी माइग्रेशंस को किया। वहाँ पर इन्होंने डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर ये माइग्रेट कर गए, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर ये माइग्रेट कर गए। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब ये डिस्प्लेस हो रहे थे तो यूचिस जो थे, तो ये अलग दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुके थे। यूचिस जो थे वो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। ये स्प्लिट हो गए इनटू टू पार्ट्स और इनटू टू ब्रांचेस। ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गए, जिनमें से एक थे लिटिल यूचिस, और दूसरे थे यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर यूचिस। ग्रेटर यूचिस, ये हमारे पास ग्रेटर थे और ये हमारे पास लिटिल थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे लिटिल यूचिस जो थे ये सेटल हो चुके थे नॉर्दर्न तिब्बत के एरिया में। ये तिब्बत का जो नॉर्दर्न एरिया था, सेटल्ड इन नॉर्दर्न तिब्बत। ये नॉर्दर्न तिब्बत के एरिया में सेटल हो चुके थे। और जो ग्रेट यूचिस थे ये चले गए थे फर्दर वेस्ट की ओर। ये फर्दर वेस्ट की ओर चले गए, ये इन्होंने वेस्ट की ओर जाना सही समझा, और यहाँ पर ये एरल सी के जो तट था, शोर था, वहाँ पर ये चले गए। और वहाँ से फिर वहाँ से इन्होंने ये चले गए थे शोर ऑफ
एरल सी, एरल सी तक ये यहाँ पर चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये यहाँ पर चले गए थे तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो चुका था। तब इन्होंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसेस ओरिजिनल ओरिजिनल inhabitants of that area, ओरिजिनल inhabitants, जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे थे, इनको यहाँ से जो था वो डिस्प्लेस कर दिया। इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, इनको यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। जो ओरिजिनल ये जगहों पर रह रहे थे उन वो लोगों को, और जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे इन्हें बोला जाता था साइथियंस या शाकास। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल यहाँ पर इनहेबिटेंट्स थे इन्हें यहाँ पर बोला जाता था कि ये वही लोग थे जिनके बारे में अभी हम पढ़ना वाले हैं, जिनका नाम है साइथियंस या शाकास। तो यहाँ पर शाकास रहा करते थे, इनको इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर शाकास रहते थे, तो शाकास को डिस्प्लेस करने के बाद शाकास को डिस्प्लेस कर दिया। शाकास जो थे ये 5 हमारे पास ब्रांचेस हैं शाकास की। देयर आर 5 ब्रांचेस। शाकास के हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर जो थे वो बसना उन्होंने स्टार्ट किया, सेटल होना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है जो हमारे शाकास की। फर्स्ट ब्रांच जो आती है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ शाकास, ये जो थी ये सेटल हो चुकी थी अफ़गानिस्तान के एरिया में। ये अफ़गानिस्तान के एरिया में सेटल हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ के जो प्रोमिनेंट रूलर थे, इस ब्रांच के प्रोमिनेंट रूलर्स थे, प्रोमिनेंट रूलर्स जो थे वो थे हमारे पास वोनोस एंड स्पेरलीस। वोनोस और स्पेरलीस यहाँ के जो प्रोमिनेंट रूलर थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड ब्रांच की अगर हम यहाँ पर बात करें, सेकेंड ब्रांच के जो लोग थे वो सेटल हो चुके थे, सेटल्ड इन पंजाब। ये पंजाब के एरिया में यहाँ पर सेटल हो चुके थे। इन्होंने तक्षशिला को अपना कैपिटल बना लिया था। इन्होंने तक्षशिला को अपना कैपिटल बना लिया और ये पंजाब के एरिया में यहाँ पर सेटल हो चुके थे। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट रूलर थे, यहाँ के जो प्रोमिनेंट रूलर यहाँ के कौन थे? वो थे मौस यहाँ के प्रोमिनेंट रूलर थे। और अगर हम थर्ड ब्रांच की यहाँ पर बात करें, तो थर्ड ब्रांच के जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे वो सेटल हो चुके थे, सेटल्ड इन मथुरा। ये मथुरा में सेटल हो चुके थे। तो यहाँ पर इन्होंने 2nd सेंचुरी तक, 2 सेंचुरीज तक यहाँ पर इन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश किया एंड रूल्ड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज। 2 सेंचुरीज तक, 2 शताब्दियों तक इन्होंने यहाँ पर अपने रूल को इस्टेब्लिश करके रखा। और यहाँ के जो प्रोमिनेंट रूलर थे, यहाँ पर प्रोमिनेंट रूलर जो थे वो थे हमारे पास अजीलीज जो थे यहाँ के प्रोमिनेंट रूलर थे। तो यहाँ पर हमने थर्ड ब्रांचेस तक बात की। तो फोर्थ ब्रांच की अगर हम यहाँ पर बात करें, फोर्थ ब्रांच ऑफ शाकास, फोर्थ ब्रांच, तो यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया इट्स होल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपने होल्ड को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, खुद को यहाँ पर इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुके थे ये लोग।
और यहाँ पर इन्होंने 4th सेंचुरी तक यहाँ पर अपने राज्य को इस्टेब्लिश रखा। और यहाँ तक ये 4th सेंचुरी तक इन्होंने राज्य यहाँ पर अपने को इस्टेब्लिश करके रखा। 4th सेंचुरी सीई तक इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश रखा वेस्टर्न इंडिया में। और यहाँ पर ये बहुत मैक्सिमम पीरियड तक राज करते रहे, क्योंकि इनके पास यहाँ पर जो थे वो एक सी बॉर्न ट्रेड यहाँ पर प्रेजेंट था। इनके पास यहाँ पर समुद्र के एरिए से, समुद्र के इलाके से ये अपनी इकोनॉमी को जो था वो इस्टेब्लिश करके रखने में सफल हो रहे थे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो थी वो मैरीटाइम, जो यहाँ पर मैरीटाइम प्रेजेंट था, यहाँ पर जो समुद्र प्रेजेंट था, उससे अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे थे। तो यहाँ पर ये ट्रेड जो करते थे वो यहाँ पर सी पोर्ट्स इनके पास प्रेजेंट थे, सी बोर्न ट्रेड था इनके पास सी बोर्न ट्रेड था। ये सी के थ्रू अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर ग्रो कर रहे थे। तो सी के थ्रू इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की इन गुजरात गुजरात जो है उस वहाँ के एरिए से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जिससे इनकी इकोनॉमी जो थी, इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा राइज करने लगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करने लगी यहाँ पर। और इसी वजह से ये वहाँ पर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए यहाँ पर अपने रूल को इस्टेब्लिश करके रखने में जो था इनको एक बेनिफिट दे करके गया, एक एडवांटेज दे करके गया। तो यहाँ पर इनके पास इसी वजह से, इनकी इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से इनके पास यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स प्रेजेंट थे। देयर वाज लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो इनके पास सिल्वर कॉइन्स के प्रेजेंस आपको पता लगी कि भी कैसे हुई, क्योंकि इनका इकोनॉमी अच्छी थी और यहाँ पर इनका ट्रेडिंग अच्छा होने की वजह से इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने रूल को इस्टेब्लिश रखने के लिए यहाँ पर सफल हुए। और यहाँ पर इनके पास इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स भी प्रेजेंट थे। तो ये यहाँ पर अगर हम प्रोमिनेंट रूलर की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट रूलर थे जिनका नाम है प्रोमिनेंट रूलर। यहाँ पर जिनका प्रोमिनेंट रूलर का नाम है रुद्रदामन वन, जिन्हें हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हम उनमें इनके बारे में पढ़ेंगे। रुद्रदामन वन तो यहाँ पर प्रोमिनेंट रूलर थे। और अगर हम यहाँ पर हमारे 5th ब्रांच की बात करें, 5th ब्रांच ऑफ शाकास की अगर हम यहाँ पर बात करें, 5th ब्रांच ऑफ शाकास, तो यहाँ पर इन्होंने अपने पावर को इस्टेब्लिश किया अपर डेक्कन एरिया में। इन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। तो ये 5 जगह थी जहाँ पर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर ये हमने 5 ब्रांचेस को पढ़ लिया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो शाकास का जो रूल था वो हमें यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से ही पता चलता है कि यहाँ पर कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस जो इन्होंने इशू की, वहाँ से हमें इनके बारे में यहाँ पर पता चलता है कि कौन सा जो राजा थे वो कब आए थे, कैसे कैसे वो चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हमारे जो प्रोमिनेंट रूलर्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रोमिनेंट यहाँ पर रूलर्स थे शाकास के, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, लास्ट के जो कुछ टाइम था वहाँ पर इतने लेक्चर्स जो थे वो मैं दे नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। तो उसकी वजह से लेक्चर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुके थे, लास्ट का लेक्चर भी नहीं आया। तो ये चीज़ें मेरे हेल्थ कंडीशन की वजह से थी, सो रियली वेरी सॉरी। आगे से लेक्चर्स जो होंगे वो बहुत टाइम से आएंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep watching my ancient history series. Thank you for your support which you have shown and thank you for the comments which you have written on the last lectures. वो मैंने देखे थे, लेकिन सॉरी क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से लेक्चर्स टाइम पर नहीं आ पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सारे लेक्चर्स टाइम पर आएंगे। और
आपके साथ मैं एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ में बनी रहूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल सॉर्ट एवरी प्रॉब्लम विच यू हैव। थैंक यू वंस अगेन।